So, hello guys. हेलो सभी को गुड इवनिंग। पहले तो आज बहुत टाइम बाद मैं आज पहली बार लाइव आया हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सेशन। तो आप लोग कुछ जो भी आपके डाउट्स हैं आप यहाँ पे चैट में लिखते रहिए। मैं वन बाय वन कोशिश करूँगा कि जो भी डाउट्स हैं जो मैंने पहले नहीं लिए हैं मैं उन सबको आंसर कर सकूँ। हेलो हेलो सोर्सेज फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो पहला तो जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द सोर्सेज फॉर यूपीएससी। तो सोर्सेज फॉर यूपीएससी पे मैं बस आपको यही बताना चाहूंगा कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, कुछ आप जैसे डिपेंड करता है कि आप किस फेज में हैं। अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। थोड़ा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, आपको ना रीडिंग हैबिट बनानी है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, आपको एनसीईआरटीज रीड करनी है। और जब आप एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर रीडिंग और थोड़ा बहुत आप जैसे कि करंट अफेयर मैगजीन्स और ये सब पढ़ने लग जाते हैं, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे शिफ्ट करते हैं। और फिर स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो मतलब उसके अंदर एक पैटर्न होता है। जैसे आप पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से, और पॉलिटी स्टार्ट करने के बाद आप उसके बाद हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी एंड देन इकोनॉमिक्स। तो आप इस तरह से प्रिपेयर करते हैं लगभग जब भी आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं। तो ठीक है, तो राइट टाइम फॉर स्टार्टिंग यूपीएससी। तो अब जैसे आप सब ने इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि राइट टाइम, विच इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो आई जस्ट से कि ये लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इज द एप्ट टाइम to start preparing for civil services, and it requires around 2 years of around 1 to 2 years of preparation. तो आई सजेस्ट कि अगर आप अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो यू शुड स्टार्ट व्हेन यू आर इन लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फॉर द सिविल सर्विसेज। विच बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स हिंदी मीडियम। ओके, सो यूपीएससी प्रीलिम्स लगभग प्रीलिम्स और मेंस में मतलब कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है। वैसे जो प्रीलिम्स है, जैसे मेंस के अंदर बस वर्ल्ड हिस्ट्री या एथिक्स या ऑप्शनल आ जाता है। उसके अलावा मतलब ऐसा आप मतलब प्रीलिम्स और मेंस में कुछ ज्यादा सा अंतर नहीं है। मतलब अगर आप बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी में आप ऑब्जेक्टिवली मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप उस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको ना फैक्ट्स याद होने चाहिए। आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करना है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। बिकॉज प्रीलिम्स जो होता है उसके अंदर नॉलेज से ज्यादा वो जो गेम होता है वो होता है आर्ट ऑफ रिजेक्शन, कि आप रिजेक्ट कैसे कर पा रहे हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं तो आपको 4 ऑप्शंस में से रिजेक्ट करना आना चाहिए कि हाँ ए ऑप्शन हो सकता है या बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो जो प्रीलिम्स है वो बेसिकली फैक्चुअल टाइप ऑफ एग्जाम है जिसके अंदर आपको मतलब कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए या आपने कहीं पढ़ा होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ यार ये कहीं पढ़ा हुआ है, बिकॉज आप जब भी कुछ रीड करते हैं तो कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, बट आपके अंदर से आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे ना ये लग रहा है। तो वो जो आपको कई बार ऐसा इंट्यूशन आता है कि हाँ यार इसका आंसर ना ये होना चाहिए, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि आप पहले कभी पढ़ चुके हैं और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि हाँ ये वाला मतलब कि हाँ कि ऐसा आपको कि भाई कितना सही रहेगा, कैसे क्या करना है। तो आप जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको फिर मतलब वो 4 ऑप्शंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चूज करने आना चाहिए। मतलब सबसे मेन चीज वो है जो आपको प्रैक्टिस से आता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को। और जो मेंस है, मेंस डिपेंड्स ऑन आंसर राइटिंग, कि आप किस तरह से सब्जेक्टिवली आंसर कर सकते हो क्वेश्चंस को। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता है और अब आपको ये बताना है कि उस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। दिक्कत जैसे ये होती है कि आप बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती है, बहुत ज्यादा जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा है, बहुत सब कुछ आता है, लेकिन वो उसको
मतलब ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आंसर्स के अंदर। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि हाउ यू शुड एक्सप्रेस योर आंसर्स, लाइक हाउ यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको आपके आंसर्स में जो जितनी आपके पास नॉलेज है उतना एक्सप्रेस भी करना है। ऐसा अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें पता है कि हाँ मुझे ना बहुत सारी नॉलेज है बट मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो आप अपने आप मतलब जो है मार्क्स लूज कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आपको जो चीज पे फोकस करना है कि जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या उस तरह से फैक्चुअल नॉलेज की आपको याद ज्यादा रहे, मेमोरी पावर। और जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बस आप एक्सप्रेस कर पाए। आपका आंसर में फैक्ट्स भी होने चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से आप मेंस पे फोकस करते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन आया है किसका, ठीक है। तो नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सर डिड यू टेक एनी कोचिंग, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। तो मैंने घर से रह के सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया था पूरा का पूरा प्रिपरेशन। खुद को मोटिवेट कैसे रखें, तो ठीक है, मोटिवेशन का मैं बस आपको ये कहूंगा कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ना सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपकी लाइफ के अंदर हाईज एंड लोज दोनों आते हैं। तो ऐसा है कि आपको कभी कभी लगेगा कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आता है, सब सारे आंसर मैं दे पा रहा हूँ, सब चीजें पता है। और कई बार आपकी प्रिपरेशन इतनी कम होगी कि आपको लगेगा कि यार मेरे तो नंबर नहीं आ रहे। मतलब हो सकता है कि आपको अगले दिन ही लगे कि यार नंबर नहीं आ रहे और एक दिन पहले नंबर आ रहे थे। तो आपको बस ये इस चीज पे फोकस करना है कि जब आप मतलब हर इंसान, हर एस्पिरेंट की फेज में ये सिचुएशन आ रही है कि हाई और लोज, तो आपको लोज में कभी क्विट नहीं करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कभी क्विट नहीं करना। अगर आप क्विट करते हैं तो बहुत इश्यू हो जाता है, तो आपको क्विट कभी नहीं करना। अगर आप क्विट करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे रेस से, ठीक है। तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि सिविल सर्विसेज में वही इंसान हारता है जो क्विट कर देता है। तो आपको बेसिकली क्विट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि आप सक्सेस के इतना नजदीक होते हैं और आप उस मोमेंट पे क्विट कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको यूं लगता है कि हाँ यार मैं मतलब बस हो जाता, बस मैं रह गया, मतलब मैं नहीं कर पाया। तो आपको बेसिकली क्विट कभी नहीं करना है। जो मतलब मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि आप लगे रहिए। जब आपको लगता है कि मैं डीमोटिवेटेड हूं, तो आप कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, या मान लीजिए जो चीज आपको पढ़ने का मन कर रहा है, या मतलब कुछ आप अपने जो पेरेंट्स या जो भी आपको पॉजिटिवली आपको एंकरेज करते हैं इस एग्जाम के लिए, उन लोगों से बात कीजिए। और एक चीज का आप सब लोग ध्यान रखिएगा, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अपनी जिंदगी से जो भी नेगेटिव चीज आपको, जैसे जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, या मान लीजिए कुछ एक आप ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ मतलब जिनसे आपको, जो आपको परेशान करते हैं, या जो मतलब मान लीजिए आपको ताने मारते हैं, टॉन्ट करते हैं, तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि इस एग्जाम की तैयारी में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ उन लोगों से बात करें, उन लोगों के पास रहें जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो मतलब आपको सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप अच्छा आपका सिलेक्शन हो जाए, या मतलब आप आगे बढ़े। तो आप उन लोगों से अपने आप को सराउंड करिए, ठीक है। आप जो नेगेटिव चीजें जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, उनसे आप अपने आप दूर हो जाइए। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रिपरेशन फेज के अंदर होता है, कि हाँ आपको भी फील होती होगी कि बहुत से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोग हैं जो आपको नहीं करते सपोर्ट। तो जो लोग सपोर्ट नहीं करते उनसे आपको दूर होना पड़ेगा, और जो आपको सपोर्ट करते हैं आपको उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन के लिए। और हाँ, आप रेगुलर मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, क्योंकि वो एक बहुत मतलब आजकल तो जैसे मोटिवेशनल वीडियोस तो हर जगह अवेलेबल है। तो अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो उससे आप उसको मेंटेन कर सकते हो, अपने मोटिवेशनल लेवल को ना कंसिस्टेंट रख सकते हैं। सी सेट, ठीक है। तो सी सेट के लिए मैं आपको वैसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं उनको तो होता है कि उन्होंने पहले 11th-12th के अंदर कभी पढ़ा रहता है इंजीनियरिंग के लिए, या फिर मतलब उनको मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको थोड़ा मैथ्स में इशू होता है। लेकिन तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैथ्स है, मैथ्स 10th तक की आती है। पहली बात, सी सेट के अंदर 10th से ऊपर की मैथ्स नहीं आती। 11th के 2 चैप्टर्स आते हैं, एक आप प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, एक आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन ले लीजिए। मतलब ये 2 चैप्टर्स का कुछ कुछ यूज आता है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जब आप सी सेट की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर सी सेट कि आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अराउंड 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आइए और उन क्वेश्चंस को, आंसर्स को सोल्व कीजिए। मतलब जब आप उनको प्रीवियस 10 या 15 साल के आप सी सेट सोल्व कर लेंगे तो आपको अपने आप थोड़ा सा पता चलेगा कि सी सेट को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कुछ लोग होते हैं जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है, तो इंग्लिश के अंदर नंबर ले आते हैं, क्योंकि सी सेट में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप इंग्लिश होता है, कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है तो वहां से क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका दोनों मतलब बैलेंस करके चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता लेकिन वो मैथ्स से ले आते हैं नंबर। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा, और वो आपके प्रैक्टिस से आएगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं किस तरह से प्रिपेयर कर सकता हूँ, कि मैं इंग्लिश पे फोकस करूँ या मैं सी सेट मतलब मैथ्स पे फोकस करूँ। तो आपको मतलब बेसिकली प्रैक्टिस का गेम है, पूरा प्रीलिम्स जो है वो प्रैक्टिस का गेम है।
तो आपको प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करना है। जितने टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो आप प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा मायने रखता है प्रैक्टिस करना, तो अराउंड आपको जब भी प्रीलिम्स आता है तो आपको अराउंड 60 to 70 टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे। और साथ के साथ आप सी सेट को भी प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कुछ लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं जो बिल्कुल भी सी सेट को ऐसे ले लेते हैं कि हाँ यार सी सेट में तो हो ही जाएगा क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो वो एक पेपर भी नहीं देते हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो, एटलीस्ट 2 से 3 सी सेट के एग्जाम जरूर दे लेना। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है जिनका सी सेट क्लियर नहीं हुआ और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको सी सेट को हल्के में नहीं लेना है, चाहे कोई भी ब्रांच हो, आपको एटलीस्ट 2 से 3 पेपर तो सी सेट के जरूर लगाने हैं, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो। ये बहुत जरूरी है। और सेम गोज फॉर मेंस के अंदर, जब आपके मेंस में एग्जाम होता है, लैंग्वेज एग्जाम होता है जो क्वालिफाइंग है, तो जब कुछ लोग जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंग्वेज लेते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज ली, तो आपको कोई जो भी लैंग्वेज आप ले रहे हैं ना उसको हल्के में नहीं लेना कि हाँ यार हिंदी है एग्जाम हो जाएगा क्लियर। क्योंकि जो क्वालिफाइंग होता है उसमें बहुत सारे मैंने देखे लोगों को डिस्क्वालीफाई होते हुए, जबकि उनके प्री और मेंस में बहुत ज्यादा नंबर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि उन्होंने उस चीज को बहुत हल्के में लिया। तो एटलीस्ट आप अगर मेंस में भी हैं तो भी लैंग्वेज वाले के एटलीस्ट 2 या 3 पेपर जरूर प्रैक्टिस करें, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, फिर भी आप एटलीस्ट 2 या 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें उन पेपर्स को। तो ये चीज प्रीलिम्स और मेंस के क्वालिफाइंग एग्जाम्स के बारे में। अच्छा, तो कुछ लोग स्कूल स्टूडेंट है, तो मैं स्कूल स्टूडेंट को तो यही कहना चाहूंगा कि अभी बहुत जल्दी है, मतलब लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जब आपका होगा तब आप कीजिएगा स्टार्ट प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की। अभी के लिए आप चिल करें, स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर अभी से इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर सोर्स फॉर साइंस एंड टेक, ठीक है। तो साइंस एंड टेक और इस तरह की चीजें होती है, जैसे साइंस एंड टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इन सब के लिए ना आपको स्पेशल कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी मंथली मैगजीन्स हैं या जो करंट अफेयर्स में आ रहा है बस उसी में से उठ के आता है जो भी क्वेश्चन आता है, तो आपको उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो भी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, या मान लीजिए आपका ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो आपको इन चीजों की, या गवर्नेंस पार्ट जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता है तो उसमें गवर्नेंस पार्ट होता है, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए आपको कोई स्पेशल बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी करंट अफेयर्स है या जो भी मंथली मैगजीन्स चल रही है आपको बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, मतलब उन्हीं को पढ़ना है वहां से। ठीक है सर, ठीक है। तो अब बहुत से लोग होते हैं जो सर्विस डाउट्स होते हैं, तो सर्विस डाउट्स के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हर एक सर्विसेज के बारे में। बिकॉज आपको जैसे आप कहते हैं कि कौन सी सर्विस सही है, कौन सी सर्विस अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी सर्विसेज हैं सब सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, सब सर्विसेज में बहुत स्कोप है, बट डिपेंड किस चीज पे करता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। मतलब जो आइडियली किसी इंसान को जिस तरह से कोई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उसका जो पहला स्टेप होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको चाहिए क्या। ठीक है, पहले आपको अपनी मंजिल तय करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे को ना ये बनना है, और जब आपको पता है कि मेरे को ये बनना है, उसके बाद आप पाथ पे फोकस करते हैं कि अब इसको बनने का तरीका क्या है। मान लीजिए मैं हूं, मुझे अगर फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनना था, तो मैंने पहले ये डिसाइड किया कि मुझे ना आईएफएस में जाना है। फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब जाना कैसे, आईएफएस बनना कैसे। तो उसके लिए मुझे पता चला कि हाँ भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, और उसके अंदर फिर प्री मेंस इंटरव्यू पे फोकस करना है, एग्जाम क्रैक होगा, डेफ भरूंगा, डेफ भरने के बाद अपना फॉरेन सर्विसेज को भर के मेरे को फॉरेन सर्विसेज में आना है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम केस में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम केस में हमारी ये दिक्कत है कि हम लोग सर्विस बाद में चूज करते हैं, पहले हम एग्जाम देने लग जाते हैं। मतलब हमें लगता है कि हाँ हमें ना ये बनना है, हमें आईएएस बनना है या फॉरेन सर्विस बनना है या पुलिस सर्विस में जाना है, ये हमें पता ही नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, डेफ फीलिंग, जब आप इंटरव्यू से पहले डेफ फीलिंग का टाइम आता है तब आप ये सोचते हो कि भाई बनना क्या है। मतलब प्री हो गया, मेंस हो गया, फिर आप प्री मेंस के बाद सोचते हो कि हाँ यार ये मतलब बनना क्या है, अब करना क्या है। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट एक दिन आप, 1 या 2 दिन आप इस चीज पे लगाओ कि आपको चाहिए क्या, मतलब आप कौन सी सर्विस में जाना चाहते हो, आपका एम क्या है, आपको जिंदगी में क्या करना है। क्योंकि जब डेफ फीलिंग का टाइम आता है तो बहुत से आप मतलब गलत डिसीजन ले लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो गलत डिसीजन से गलत सर्विसेज में चले जाते हैं जिसमें उनको जाने का मन भी नहीं होता। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये डेफ के टाइम पे सोचने से पहले जो फर्स्ट स्टेप्स आपका सर्विसेज की तैयारी के लिए होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कौन सी सर्विसेज में मुझे जाना है। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इस सर्विस में जाना है, कि दैट आई वांट टू एंटर इनटू दिस सर्विस एंड दिस सर्विस इज द बेस्ट फॉर मी, और मेरी पर्सनैलिटी को ये सर्विस सूट करती है, उसके बाद आप प्रिपेयर करना शुरू करें।
मतलब आप पहले प्रिपेयर करके बाद में सर्विस के पीछे ना भागे, मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको। तो जो भी आप कहते हैं कि कौन सी सर्विस अच्छी है कौन सी सर्विस बुरी है, तो मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा कि सारी सर्विसेज एकदम बढ़िया है, बस आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनको अपनी जीवन से क्या चाहिए, मतलब आपको लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि अगर आपको इस तरह की लाइफ चाहिए कि मेरे को मतलब बहुत एलीट सेक्शन में जाना है, या बहुत ज्यादा मतलब जो लोग हमारे वर्ल्ड को रन करते हैं उन लोगों से कांटेक्ट में आना है, या आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, प्लस आपको मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट, जैसे फॉरेन सेक्टर में हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब उस तरह का एक जैसे आपको प्राइड मिलती है उसमें अलग। आईएएस का ग्रास रूट लेवल है, तो अगर आपको यूं है कि मेरे को ग्रास रूट पे काम करना अच्छा लगता है तो आप आईएएस लीजिए। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर या पुलिसिंग का मन करता है तो आपको अगर आपका तो आप पुलिस में जाइए। अगर आपको रेवेन्यू सर्विसेज से रिलेटेड थोड़ा आपका मन करता है कि हाँ मेरे को थोड़ा एनालिटिकल माइंड है, थोड़ा इस तरह का काम करना पसंद है, तो आप फिर रेवेन्यू सर्विस में जाइए। तो ऐसे सारी सर्विसेज हैं, तो आप ये डिसाइड कीजिए आपको चाहिए कौन सी सर्विस, और फिर आप उस सर्विस के लिए प्रिपेयर कीजिए, बजाय इसके कि आप पहले प्रिपेयर करें और बाद में सर्विस डिसाइड करें। तो सर्विस पहले डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शनल, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये ऑप्शनल कैसा है, तो मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी ऑप्शनल हो, सारे ऑप्शनल अच्छा है, डिपेंड करता है कि आपको अच्छा कौन सा ऑप्शनल लगता है। जैसे कि सब ऑप्शनल, जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में उस वक्त बहुत कम मार्क्स आते थे, जो मुझे हमें बताया गया था पिछले 2010 से 2015 तक बहुत गंदा रिजल्ट गया था पबेड का। तो मुझे बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया कि पबेड का नहीं पता, पबेड के अंदर मार्क्स ज्यादा नहीं आते, पबेड में मार्क्स लाना बहुत टफ होता है। लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे ये पता है कि मैं इसके अंदर मार्क्स ले आऊंगा। तो आपको बस ये विश्वास होना चाहिए खुद पे कि मेरे को अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है तो इस सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें मार्क्स ले आऊंगा। तो आपको बस इसी चीज पे फोकस करना है कि आपको कौन सा ऑप्शनल अच्छा लगता है, किस में मार्क्स आते हैं, किसका सिलेबस लेंथी है, किसका सिलेबस छोटा है, ये सब सोचने की चीजें नहीं है। बस अब आपको ये सोचना है कि कौन सा ऑप्शनल आपको पसंद है और आप वो ले लो। मार्क्स सभी ऑप्शनल में आते हैं, आप कोई भी ऑप्शनल लेके क्लियर कर सकते हैं, चाहे इवन आपका कोई भी, मतलब जैसे कोई लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा लैंग्वेज वाला एग्जाम है, कि मैं अगर जैसे मेरा बैचमेट थे, जो मेरे बैचमेट थे सुनील धनवंता, जो इस बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए, तो उनको भी था कि उनको हिंदी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पहले उनका ज्योग्राफी था, फिर उनको लगाया मेरे को ना हिंदी अच्छी लगती है, तो उन्होंने हिंदी ले ली। तो अब हिंदी से उनका आईएएस में हुआ, AR22 आया इस साल। तो मैं बस आपको वही बताना चाहूंगा कि आपको बस इस चीज पे फोकस करना है कि आपको अच्छा क्या लगता है। आपके नंबर, रैंक, वो सब अपने आप आ जाता है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे ऑप्शनल बढ़िया है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैथ्स हो, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट इंजीनियरिंग वगैरह हो, आपका लैंग्वेज वाला एग्जाम हो, कोई भी ऑप्शनल हो, आप हर एक ऑप्शनल के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो। तो आप ऑप्शनल को ये सोचना छोड़ दीजिए कि इस ऑप्शनल में नंबर नहीं आते, इसमें आते हैं, सभी ऑप्शनल्स में नंबर आते हैं। बस आपको थोड़ा सिंसियरली, मतलब सिंसियरिटी से करना पड़ेगा। आपको जो भी करना है आपको थोड़ा सिंसियरिटी, थोड़ा डेडिकेशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यूं सोचे कि हाँ कि अगर पब्लिक, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस कम है, तो ऐसा नहीं कि आप एंथ्रोपोलॉजी को ना हल्के में ले लें कि हाँ यार चल ठीक है हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी तो है। आपको जो भी करते हो, जो भी ऑप्शनल लेते हो ना, उसको थोड़ा सिंसियरिटी से और डेडिकेशन से करना चाहिए। तो आप बस अगर ये इंश्योर करते हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप सिंसियरिटी से और फोकस और कमिटमेंट है आपका उसकी तरफ, तो आपको फिर मार्क्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ये सोचने की जरूरत है कि इस ऑप्शन में नंबर आते हैं, इसमें नहीं आते। तो बस मैं ये कहूंगा कि आप इस चीज पे फोकस कीजिए। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी ऑप्शन हो आपका आराम से हो सकता है। एनसीईआरटी के नोट्स, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप बेसिकली आपका ना फाउंडेशन बना रहे हैं। तो जो 6th से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटीज है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10th, ये जो एनसीईआरटीज है इनसे क्वेश्चन कभी नहीं आता सिविल सर्विसेज में। ये आपका फाउंडेशन बनाने के लिए। तो आपको जो आपका फाउंडेशन बनाने के लिए है उसको आप रीड कीजिए, उसके नोट्स जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप 11th 12th की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि 11th 12th की एनसीईआरटीज से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन 6 से 10th की एनसीईआरटीज आपको मतलब जरूरी नहीं है पढ़ना। तो मैं बस ये आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटीज पे ज्यादा यूं मत कीजिए कि मेरे को 6 से 10th की एनसीईआरटीज के नोट्स बनाने लगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको नोट्स किस चीज के बनाने हैं, किस चीज के नहीं बनाने हैं। और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि नोट्स बनाने कैसे हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जो, मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको लक्ष्मीकांत की बुक दे दी जाए और बोला जाए कि लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने हैं, तो बहुत से लोग होंगे जो पूरी लक्ष्मीकांत को कॉपी पेस्ट कर देंगे। मतलब नोट्स में उनको ये समझ नहीं आता कि कितने नोट्स बनाने हैं, कितना लिखना है। वो क्या करते हैं कि लक्ष्मीकांत के अंदर से अराउंड
70-80% उठा के अपने नोट्स में डाल देते हैं। तो मैं आपको बस ये कहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि नोट्स कितने कंसाइज होने चाहिए, किस तरह कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज नोट्स में नहीं लिखनी होती, वही चीज लिखनी होती है जो चीज आपको याद नहीं होती है। जो चीज आपको याद हो चुकी है उसके नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो नोट्स मेकिंग आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर के नोट्स मेकिंग आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हैं तो न्यूज़पेपर के नोट्स आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आप न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर हाफ पेज में आ जाना चाहिए। मान लीजिए आप अगर एक पेज पे लिखते हैं कि आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, तो हाफ पेज में एक दिन का न्यूज़पेपर कवर हो जाना चाहिए, ताकि आप जब आप 365 डेज का करेंगे तो अराउंड आपके 130-140 पेज के अंदर आपका कवर हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, ताकि आप रिवाइज कर सके। मेन तो रिवीजन है। आपने नोट्स बना लिए और आपको रिवाइज नहीं कर पा रहे, मतलब नोट्स बना लिए लेकिन नोट्स इतने बल्कि बन गए कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो कोई मतलब नहीं है। तो नोट्स का जो आपका एम होता है, नोट्स हर कोई इसीलिए बनाता है कि बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे और जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि नोट्स इतने बड़े बना लेते हैं कि वो बुक की बन जाती है और फिर उसके रिवीजन में फिर आपको फिर दिक्कत आती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि नोट्स ऐसे हो कि आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे मैंने जो लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए थे, तो मैंने अराउंड एक दिन, मतलब इस तरह के नोट्स थे कि मैं अगर एक दिन में चाहूं तो पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज कर सकता था, मतलब अराउंड 3-4 घंटे में भी। क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स इस तरह से बनाए थे। तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप रिवीजन जल्दी कर पाए। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी नोट मेकिंग स्किल्स पे काम कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हाँ भाई नोट्स मेरे को कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं, नोट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, या किसी और के नोट्स मिल जाए। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि जो जितना आप अपने नोट्स से गेन करते हैं उतना आप किसी और के नोट्स से कभी गेन नहीं कर सकते। तो आप लोगों के नोट्स के पीछे भागने की बजाय खुद अपनी नोट मेकिंग स्किल पे काम कीजिए, खुद अपने नोट्स बनाना सीखिए, अच्छे नोट्स बनाइए, ताकि आपको पता हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं। तो आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि जो आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज जो हमारी लाइफ में होती है वो ऐसा नहीं जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे पैसा बहुत वैल्यूएबल होता है या ऐसा। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि दो चीज जो मैंने अब तक अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो दो चीज में से एक होता है कि आपकी स्किल्स, जो आपकी स्किल्स है कि आप में क्या क्या स्किल है, और दूसरा होता है टाइम। अगर आप टाइम और स्किल्स, अपने स्किल्स पे काम करते हैं और अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करते हैं तो आपके पास हर चीज, दुनिया की हर चीज अपने आप आ जाती है। अगर आप पैसा सोचते हैं तो पैसा भी आपके पास आएगा। आप सोचते हैं कि मेरे को ये सक्सेस चाहिए, वो भी आपके पास आएगी। बस आपको अपने ऊपर काम करना है। तो जब आप अपने ऊपर काम करने से नहीं डरेंगे तो आपको जो भी आप चाहते हैं वो हासिल हो जाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि हाँ मुझे अपने ऊपर काम नहीं करना, बस बना बनाया काम मिल जाए, कि मेरे को नोट्स मिल जाए, मेरे लिए कोई द हिंदू के किसी ने नोट्स बनाए रखे हो तो उसके द हिंदू के मैं नोट्स उठा लूं वहां से, अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि आप अपना काम आउटसोर्स करके लोगों ने जो काम किया उससे गेन करने की सोच रहे हैं, तो फिर वो मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। अगर नोट मेकिंग स्किल्स है तो आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। और इसके अंदर जो, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मेरा हो जाएगा क्या, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मीडियम मायने नहीं रखता। जैसे आपने देखा है कि इस साल भी कितने लोगों का है जो हिंदी मीडियम से क्वालिफाई किया और टॉप रैंक्स में आए हैं। तो मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा कि आपका ये मायने नहीं रखता कि आपकी मीडियम कौन सा है, आपका कौन से मीडियम से पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, आपका ऑप्शनल क्या है, आपका ऑप्शनल में नंबर आते हैं या नहीं आते हैं, आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि आपको कुछ भी चीज ऐसे जनरलाइज कभी नहीं करनी है, क्योंकि अपनी जिंदगी में 100% जनरलाइजेशन किसी भी चीज का नहीं होता। अगर आप यूं कहते हैं कि हाँ ठीक है कि अभी मेरे पास 3 महीने हैं, मान लीजिए 4 महीने हैं, और 4 महीने में कोई मुझे कहे कि हाँ आपको ना दोबारा एग्जाम देना है, तो अब मैं अगर ये सोच लूं कि यार 4 महीने में तो होता ही नहीं है, किसी का भी क्लियर नहीं होता, तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि 100% जनरलाइज आप कुछ नहीं कर सकते। आप 4 महीने में भी एग्जाम निकाल सकते हो। तो जनरलाइज करने वाली जो आदत है उसको आप छोड़ दीजिए और आप इस पे फोकस कीजिए कि चाहे आपके पास जो भी टाइम बचा है, जितनी भी आप टफ सिचुएशन में है, आप बस प्रिपेयर कीजिए और एक चीज पे बिलीफ रखिए कि आपका हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज पे बिलीफ रखते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी। ठीक है, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। तो इंग्लिश के इंप्रूवमेंट के लिए मैं आपको बस ये बोलूंगा कि जब आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए आप देखते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको रीड करना है बहुत ज्यादा। आप न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए, आप बुक्स रीड कीजिए। जैसे जैसे आप बुक्स रीड करेंगे, जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे या न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, तो अपने आप आपकी जो इंग्लिश है ना वो अपने आप प्रिपेयर होती जाएगी, अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। तो आपको इंग्लिश पे कोई ऐसे अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो आपका डेली रूटीन है उसमें रीडिंग एबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, रीड ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। बस आपको ये इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा।
टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो सबसे अच्छी चीज जो अभी मैंने देखा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो लोगों को पता नहीं होता। कि सबको पता होता है कि टाइम मैनेज करना जरूरी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो हर एक चीज का स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं आपको बस टाइम मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटेजी बताता हूं कि आप क्या करना कि कल सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपना पूरा जो दिन का रूटीन है उसको एक पेज पे आप लिख लीजिए, एक नोटबुक में कहीं नोट कर लीजिए कि मैं सुबह इतने बजे उठा, मैंने ये किया, मैंने इस टाइम पे ये किया। इस तरह से आप पूरा का पूरा एक रूटीन बना लीजिए। और उसके बाद जब आप रात को सोने लगे तब आप ये देखिए कि आज मैंने सुबह से उठ के शाम तक क्या क्या काम किया है और कहां कहां टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको अपना जहां अननेसेसरी टाइम जा रहा है वहां से टाइम काटना है। आपको टाइम कटिंग करनी है कि आपको पता चलना चाहिए कि यहां टाइम वेस्ट हुआ है, यहां से मैं टाइम कटिंग करूं, यहां से कम टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल लूं और वो टाइम मैं पढ़ाई में लगा दूं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये पता हो कि आपका टाइम जा कहां रहा है। अगर आपको यही नहीं पता कि मेरा टाइम जा कहां रहा है तो आप कहां से टाइम लेके आओगे। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप सुबह उठे तो कल आप पूरा दिन अपना बस एक नोट डाउन कीजिए। शाम को आप अपने टाइम को देखिए कि आपने कहां कहां टाइम वेस्ट किया है, कहां कहां टाइम लगाया है। फिर आप जहां जहां नेसेसरी नहीं है टाइम, वहां से टाइम कट कीजिए और उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए पढ़ाई में। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आप पहला एक ऐसा शेड्यूल अपना टाइम नोट कीजिए कि आपने कल क्या किया पूरा दिन का, और फिर रात को उसमें से टाइम कटिंग कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो मतलब मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को मैं समझाता हूं या गाइड करता हूं, बट बहुत से लोग कहां मतलब ऐसे कि कहां लूज कर जाते हैं, वो वहां लूज कर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है एक्शन। मतलब आप क्या करते हैं, आप सुन लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये बुक पढ़नी है, इस तरह से प्रीलिम्स होगा, इस तरह से मेंस होगा, इस तरह से इंटरव्यू पे फोकस करना है, ये बुक्स जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। आपके पास पूरा नॉलेज होता है, ठीक है, आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है, लेकिन आप एक्ट नहीं करते। तो जो सबसे पहला स्टेप है जो आपके एंड पे होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको एक्ट करना है। मतलब आपको एक्शन जरूरी है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो आपको एक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस सुन के और उस चीज को सो जाए। मतलब आप एक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, तो अब टाइम मैनेजमेंट मुझे पता है कि मैंने टाइम मैनेजमेंट बता दिया आप लोगों को, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो अपना कल पूरा दिन एक पेज पे नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद उसमें से ये सोचेंगे कि टाइम कहां से निकालना है। अब ये लोग नहीं करेंगे, मेरे को पता है बहुत से लोग नहीं करेंगे, और फिर मेरे को कुछ टाइम बाद सेम क्वेश्चन दिखता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक्ट तो कीजिए, जो मैंने आपको बताया उस पर एक्ट तो करो, अपने आप आपको रिजल्ट दिखेगा। तो अगर आप एक्ट ही नहीं करोगे उस चीज पे और बार बार मेरे से सेम क्वेश्चन पूछोगे तो वो तो मैं आंसर तो सेम ही देने वाला हूं हर बार। तो जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज को नहीं कर पाए। तो मैं आपको बस ये कहूंगा कि आप एक्ट कीजिए, जो भी मैं बता रहा हूं, जैसे टाइम मैनेजमेंट है ये है, तो आप बस कोशिश कीजिए कि आप एक्ट करें, कल पूरा अपना रूटीन बनाएं और उसमें से फिर देखें कि कहां टाइम वेस्ट हो रहा है और वहां से टाइम को निकाल के आप पढ़ाई में यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम टाइम में कैसे तैयारी की। तो ठीक है, इस चीज के ऊपर क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का सेशन, मतलब मैंने जनरल सेशन चाह रहा था, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल का जो सेशन है वो मैं अलग से ले लूंगा, जिसमें मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे 25 डेज में पूरा ऑप्शनल प्रिपेयर किया था। बट मतलब ऐसा है कि मैंने हर एक पेपर 1 का एक सोर्स था मेरे पास, पेपर 2 का एक सोर्स था, और मैंने बस उसी को पढ़ा और उसके इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन किया। और एक जूम आउट स्ट्रेटेजी होती है, और जूम आउट स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो किया था। जूम आउट स्ट्रेटेजी जो है ये मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल में आप जब मैं सेशन लूंगा उसमें बता दूंगा कि जूम आउट स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो उससे मैंने मतलब वो एक स्ट्रेटेजी लगा के मैंने प्रिपेयर किया था। 12th वालों, हाँ ठीक है, तो ये स्कूल वालों का जैसे मैंने बता दिया कि स्कूल वालों को जो प्रिपरेशन करनी है वो उनको अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में करनी है, तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है। और बुक्स का जो बुक लिस्ट है ये बुक लिस्ट में शेयर कर दूंगा मैं, हालांकि कई बार कर चुका हूँ बुक लिस्ट शेयर, लेकिन मैं फिर से दोबारा बुक लिस्ट शेयर कर दूंगा अपनी स्टोरी पे, तो आप वहां से बुक लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट टाइम लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम है और ऐसा कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि शॉर्ट टाइम का मतलब बस आप ये सोचिए, जो मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप जनरलाइज मत कीजिए, आप ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा। आपको बस एक चीज पे ध्यान रखना है कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका जो मेन एम होना चाहिए कि आप कन्वेंशंस जो है ना उसको ब्रेक करें। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेक द कन्वेंशन, कि अगर ऐसा कन्वेंशन बनी हुई है कि लोग 1 साल की प्रिपरेशन में निकाल रहे हैं और अगर आप 3 महीने में या 6 महीने की तैयारी में निकाल दे रहे हैं, तो आपने एक कन्वेंशन जो बनी हुई है उसको तोड़ा है।
तो मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा हर जगह ऐसा ही किया है कि जब भी मुझे ऐसा फील हुआ है कि यहाँ मैं ऐसी ऐसी सिचुएशंस में गया हूँ जहां मुझे लगता था कि हाँ नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मेरा हुआ, क्योंकि मैंने कभी इस चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया कि ये कन्वेंशन है और वैसा ही चलता रहेगा। तो मैं आपको भी ये कहूंगा कि ब्रेक द कन्वेंशन, अभी भी टाइम है, आराम से बहुत टाइम है, अभी 6 महीने है प्रीलिम्स के लिए, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं, बहुत इजीली डुएबल है। मतलब अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहें तो आप अराउंड 60 to 70 डेज में क्रैक कर सकते हैं प्रीलिम्स को। 60 to 70 डेज का एक, अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हैं, 60 to 70 डेज में आप प्रीलिम्स कर सकते हैं, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप तैयारी करके मेंस भी क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंस क्रैक नहीं होगा अगर आपने आंसर राइटिंग कभी नहीं की। तो जो भी इस तरह की चीजें बनी हुई है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो सब कन्वेंशंस को फॉलो मत करो। बस आप ये देखो कि आपको एक्ट करना है, और जिस सिचुएशन में आप हैं आप उस सिचुएशन से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हर कोई सक्सेस हासिल कर सकता है उस सिचुएशन से। तो बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा। ठीक है, तो अभी मेरे बैचमेट प्रदीप ने भी ज्वाइन कर लिया है, मुझे लग रहा है कि वो सुन रहा है। हेलो प्रदीप। सर प्लीज मेंशन क्रिस्प रिसोर्सेज फॉर मेडिवियल। ठीक है, मैं रिसोर्सेज को मैं अपनी स्टोरी पे डाल दूंगा, तो आपको एंथ्रो स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखिए मैंने अभी इतना पूरा का पूरा सेशन मैंने बता दिया कि आपको ऑप्शनल लेते हुए ये नहीं सोचना कि स्कोरिंग है कि नहीं है, सिलेबस वास्ट है, स्लो है, तो आपको ये सोचना नहीं। आप कोई भी ऑप्शनल जो आपको पसंद आता है आप ले लो और उस पर आप काम करो। ये मत सोचो कि इसमें नंबर नहीं आते, इसमें सिलेक्शन नहीं होता, इसका सिलेबस बड़ा है, इसका सिलेबस छोटा है। जो आपको सूट कर रहा है आप बस वो काम करो, और आपको कोई और सोचने की जरूरत नहीं है। हर एक ऑप्शनल स्कोरिंग होता है, तो आप ये मत सोचो कि इस ऑप्शनल में स्कोरिंग नहीं है। मैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने स्कोर किया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उस वक्त रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्रैक किया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका रिजल्ट आज खराब गया है, अगले साल अच्छा जाएगा। कुछ ऑप्शंस होंगे जिनका अच्छा रिजल्ट आज इस साल गया, अगले साल हो सकता है खराब जाए। तो ये सब सोचने वाली चीजें नहीं है। और हाँ ठीक है, तो बेसिक बुक्स अरिबम, हाँ तो ठीक है, ये वाली अच्छी बुक है जो राधा विनोद अरिबम की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी बुक है वो। मोहित भट्टाचार्य भी अच्छी बुक है। तो आप मतलब मैंने बोला कि जैसे लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए, तो लिमिटेड सोर्सेज होना चाहिए कि मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट के एक से ज्यादा सोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि आप बिपिन चंद्रा भी लेके आ जाएं, आप आर एस शर्मा से कर रहे हैं प्रिपेयर, और फिर उसके बाद आप स्पेक्ट्रम लेके आ रहे हैं। तो मतलब आप ऐसा नहीं कि 3-4 जगह से पढ़ रहे हैं सेम चीज को, या जैसे वो प्लासिड टू पार्टीशन वाली, आप वो मतलब वो करने की जरूरत नहीं है। आप कोई एक बुक पकड़ो और उसको कर लो बस। हर एक सब्जेक्ट की एक बुक पकड़ो और उसको रिवाइज करते रहो बार बार। ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत पड़ना, ज्यादा सोर्सेज के पीछे मत पड़ो। सोर्सेज जितने लिमिटेड होंगे उतना ज्यादा आपका बेटर चांस होगा, ठीक है, क्योंकि आप रिवाइज जल्दी कर पाओगे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सोर्सेज जितने मिनिमल हो उतना आपके लिए ही अच्छा है, और जितने ज्यादा होंगे उतना आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट करेंगे आपको। और हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि 70 डेज आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, तो आप 2 महीने के अंदर आराम से प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो 6 महीने तो बहुत ज्यादा है। तो आप ये मत सोचो कि प्रीलिम्स मेरा होगा कि नहीं होगा, अभी बहुत टाइम है। 2 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है प्रीलिम्स की, जिसके अंदर कोई भी इंसान 2 महीने, अगर एक वेल लेड आउट प्लान है, एक तरीका है कि हाँ इस तरीके से अगर कोई करता जाएगा तो 2 महीने में आराम से कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने है तो होगा नहीं। हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया की बुक आप दोनों पढ़ सकते हो। और मतलब दोनों का अपना अलग वो है, लेकिन आप हाँ दोनों में से प्रिपेयर कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने बताया कि आप बस न्यूज़पेपर मैगजीन्स होती हैं या न्यूज़पेपर होता है, तो आप न्यूज़पेपर पे फोकस करो और एक मंथली मैगजीन पकड़ लो कोई भी, बस इतना करना बहुत है। करंट अफेयर इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक मंथली मैगजीन कर रहे हो और रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका हो जाएगा। और हाँ, एक चीज आप याद रखना कि न्यूज़पेपर ना पढ़ने का कोई वो ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप यूं सोचो कि मैं न्यूज़पेपर ना पढ़ूं तो मैं कुछ कर सकूं। आप बस ये ध्यान रखना कि न्यूज़पेपर जरूर और जरूर रीड करना है, मतलब न्यूज़पेपर आपको नहीं छोड़ना है। और अगर आपका ऐसा होता है कि बाई चांस, जैसे हम भी तैयारी करते थे तो होता था कि 5-5 दिन या 4-4 दिन का छूट जाता था न्यूज़पेपर, कि घर में कोई फंक्शन आ गया तो 4 दिन मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया। तो उसका यही है कि जब जैसे मान लीजिए अगर 4 दिन मैं नहीं पढ़ पाया, मान लीजिए मैं मंडे टू थर्सडे नहीं पढ़ पाया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया, तो जब मैं फ्राइडे को न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो मैं फ्राइडे का पढ़ूंगा और मैं थर्सडे का पढ़ूंगा, ठीक है, 2 न्यूज़पेपर। फिर जब मैं सैटरडे को पढ़ूंगा तो मैं सैटरडे का न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और वेडनेसडे का पढ़ूंगा। तो ऐसा करके
आप मतलब आगे भी बढ़ रहे हैं और आप पीछे भी कवर करते जा रहे हैं। तो एक दिन के आप 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए जब तक आपके पीछे का पूरा लैग खत्म ना हो जाए, और आप आगे वाला तो पढ़ ही रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत करना कि मैं मंडे से थर्सडे नहीं पढ़ा और आप फ्राइडे को मंडे का लेके बैठ गए, सैटरडे को आप ट्यूसडे का लेके बैठ गए, क्योंकि आपको उस दिन का तो जरूर पढ़ना है। जिस दिन का न्यूज़पेपर आ रहा है उस दिन का न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ना है, लेकिन अगर आपका पीछे का लैग है तो उसमें से आपको एक एक न्यूज़पेपर उठाते जाइए, दिन के 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए जब तक आपका कवर नहीं होता पूरा का पूरा लैग। तो ये मेरा तरीका था, न्यूज़पेपर जब भी मेरा लैग होता था पढ़ने का तो वो अपने आप धीरे 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 कवर हो जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, तो मैं इस लाइव सेशन को शेयर कर दूंगा अपनी फीड पे, तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि मैंने बताया कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। हाँ ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे लोग पूछ रहे हैं कि कितने साल तक का आपको पढ़ना है, तो मैं बताऊं करंट अफेयर्स अराउंड 1.5 ईयर्स का अगर आप पढ़ रहे हैं, 1 साल या 1.5 ईयर्स का, तो इनफ है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने जैसे 1 ईयर का पढ़ा था, 1.5 ईयर भी नहीं पढ़ा था, मैंने 1 ईयर का पढ़ा था क्योंकि मेरे पास कम टाइम था। एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, तो एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा मतलब मैं तो इस चीज पे जाता हूं कि जो आपका मन कर रहा है पढ़ने का आप वो पढ़ो, क्योंकि उसमें आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। तो मेरा फोकस इस चीज पे रहता था कि जब भी मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो मेरी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए मैं अभी मेरा टाइम है पॉलिटी का और मेरा मन कर रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, और मैं पॉलिटी में उतना एफिशिएंट नहीं हूं, तो आपको बस इस चीज पे ध्यान रखना है कि आपकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हो वो अच्छे से आप रिटेन कर पा रहे हो, आपका मन लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा ये फोकस होता था कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं, अगर मेरा पॉलिटी का टाइम है लेकिन मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन कर गया, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, पॉलिटी नहीं पढ़ूंगा। तो आपको बस इन चीज पे फोकस करना है कि जो आपको पढ़ने का मन कर रहा है आप उस पर फोकस करो। ऐसा ना करें कि अगर आपका पॉलिटी का टाइम है और आप इकोनॉमिक्स का मन कर रहा है तो आप पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पॉलिटी भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, पॉलिटी में भी आप उतना एफिशिएंट नहीं है, और जब इकोनॉमिक्स का टाइम आएगा तब हो सकता है आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तो फिर आप वहां पे भी सफर कर गए। तो बस आप उस चीज को, उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसको पढ़ने का आपका मन कर रहा है, बस वो अपने आप कवर होता चला जाएगा पूरा सिलेबस। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आपकी पूरी प्रिपरेशन के बाद है, बीच में कोई एग्जाम नहीं है। तो जब आपकी प्रिपरेशन के बाद एग्जाम है, तो जब 1 साल की प्रिपरेशन हो जाएगी तो अपने आप आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा, आप हैफ हैजर्डली चलेंगे तो भी आपका कवर तो हो ही जाएगा एग्जाम तक। तो आपका जो मन करता है आप वो पढ़ो, और इस चीज पे मत जाओ कि हाँ मेरे को ये पढ़ने का मन नहीं करता, मेरे को ये पढ़ने का मन नहीं करता। जो आपको पढ़ने का मन कर रहा है आप वो पढ़ो, और एक मतलब एक स्ट्रिक्ट रिजिड नहीं होना कि अभी मेरा ये चीज पढ़ने का टाइम है, अभी मेरा इस चीज को पढ़ने का टाइम है, उस पर आप स्ट्रिक्ट मत हो। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आया, तो जब आंसर राइटिंग जब आती है तो उसमें आपको 2-3 चीजों पे फोकस करना होता है। कि जो पहली चीज है जिस पे आपको फोकस करना है वो इस चीज पे फोकस करना है कि जैसे मान लीजिए जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हैं, तो मेंस के आंसर आप पहला जो आंसर लिखते हैं ना, आप ये मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि पहला आंसर जब आप देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये मैंने क्या लिख दिया। मतलब आपको ये लगेगा कि यार छोड़ देगा प्रिपरेशन, ये क्या लिख दिया, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, खुद को ही नहीं समझ आ रहा तो एग्जामिनर को क्या समझ आएगा। तो पहला रिएक्शन सबको यही आता है, अपना पहला आंसर देख के सबको ये लगता है कि यार ये तो मैंने पता नहीं क्या कर दिया, इससे तो कुछ होना जाना नहीं है। तो मैं बस आपको ये कहूंगा कि वो मोमेंट सबका आता है और उसको बस ओवरकम करना है। तो आपको क्या करना है कि जो पहला फोकस आपका जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, बस इन 3 पे फोकस करना है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो जब आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इन 3 चीजों पे फोकस करना सीख जाएंगे, उसके बाद आप अपने आंसर को रिफाइन करें। पहले आप बस ये कोशिश करो कि मेरे को कोई भी आंसर लिखना है, ज्यादा जरूरी नहीं है कि कंटेंट उसमें क्या डल रहा है, बस ये मायने रखता है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, आपने बॉडी लिखी है, आपने कंक्लूजन लिखा है। अंदर कितना कंटेंट है, कितना इररेलेवेंट है, कितना रेलेवेंट है, वो अभी मायने नहीं रखता। फिर जब आप 4-5 टेस्ट दे चुके हैं, तो 4-5 टेस्ट देने के बाद अब आपका अगला जो स्टेप है वो ये है कि कंटेंट पे अब आप, जब आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको आ चुका है कि हाँ मेरे को कैसे लिखना है, उसके बाद आप फोकस करो कि अब मेरे को आंसर में क्या लिखना है। तो आंसर में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपको कुछ फैक्ट्स इंक्लूड करने होते हैं, मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो ये 3 चीजों पे फोकस करना होता है। तो आप फिर डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो कि इसमें कौन कौन सा डायमेंशन डल सकता है, कि इसको मैं कहां रिलेट कर सकता हूं, किस किस चीज से रिलेट कर सकता हूं। फिर उसमें कुछ कुछ फैक्ट्स डालने की कोशिश करो।
तो जब आप इन चीज में हो जाए तो अगले 5 से 10 टेस्ट आप इस चीज पे फोकस करो कि मल्टी डायमेंशनल आंसर बन जाए और मेरे फैक्ट्स भी इंक्लूडेड हो जाए और मतलब बैलेंस्ड अप्रोच हो, कोई एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच ना हो। तो जब आप ये 2 स्टेप कवर कर लेते हैं, फिर थर्ड स्टेप में आता है डायग्राम्स, कि डायग्राम या मैप बनाना है या डायग्राम बनाना है, वो थर्ड स्टेप है। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा, आपने सिर्फ मल्टी डायमेंशनल आंसर तक पहुंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायग्राम बनाना इतना भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि डायग्राम के बिना ये वो, कोई जरूरी इतना जरूरी नहीं होता। अगर बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है। और उसके बाद जब आपके पास टाइम है, अगर आपको आ गया कि मेरे को इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखना आ गया, मल्टी डायमेंशनल आंसर, बैलेंस्ड अप्रोच, ये सब आ गया, फिर आप जाओ डायग्राम पे। 3-4 टाइप के डायग्राम होते हैं, आप उन डायग्राम को देखो कि हाँ ये 3-4 टाइप के डायग्राम होते हैं, ये प्रैक्टिस कर लिए मैंने। फिर उसके बाद मैंने कुछ इंडिया का मैप हो गया या वर्ल्ड मैप हो गया, वो बनाना सीख गया। तो उसके बाद फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट करो। तो जो मतलब आंसर की जो रिफाइनमेंट है ना, वो धीरे 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 आती है, ठीक है। वो टाइम मतलब हर एक टेस्ट में आप कुछ ना कुछ अलग सीखोगे, लेकिन जो पहला स्टेप है ना वो है इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। तो आप इस स्टेप में चलो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 3 स्टेप। तो जो 3 स्टेप प्रोसेस है, अगर आप इसको फॉलो करते हो अपने आंसर्स लिखने के अंदर, तो आपका अपने आप आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। तो उसके बाद बोल रहे क्या, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो उसके बाद ठीक है, तो वे फॉरवर्ड, जैसे आप बोल रहे हैं कि वे फॉरवर्ड कैसे लिखना है, तो वे फॉरवर्ड में आपको बताऊंगा कि हर एक आप आंसर लिखते हैं। तो आंसर में जब आप लिखते हैं ना, जैसे मैं बताया कि आप बैलेंस्ड अप्रोच होती है, तो आप कोई भी आंसर होता है उसके आप प्रोज और कॉन्स दोनों लिखते हैं। तो आपने प्रोज, तो उसके बारे में आपने अच्छी अच्छी बात बता दी कि ये प्रोज है। फिर जब कॉन्स की बारी आती है तो आप कहते हैं कि कॉन्स लिख देते हैं। अब जो आपका वे फॉरवर्ड, आप सोचे कैसे कि यार वे फॉरवर्ड क्या लिखना है, तो वे फॉरवर्ड आपको बेसिकली ये देखना है कि जब प्रोज और कॉन्स है, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, आपने गवर्नमेंट स्टेप्स भी लिख दिए। अब आपको लग रहा है कि अब कहां पे गुंजाइश है कुछ काम हो जाए, मतलब कहां पे ऐसा स्कोप है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस जो अभी भी हैं जिसका आंसर अभी नहीं है हमारे पास, आप उन चैलेंजेस का वे फॉरवर्ड लिखते हैं कि अब इन चैलेंजेस जो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिससे कुछ इंप्रूवमेंट हुई, अब जो इंप्रूवमेंट नहीं हुई कुछ स्टेप्स है, उसके लिए आप कैसे करना है, तो आपको फिर वो उस चीज पे फोकस करना है कि वे फॉरवर्ड उन चैलेंजेस को हटाने के लिए। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। फिर ठीक है, तो हाँ मतलब कंक्लूजन, तो अब कंक्लूजन बेसिकली, आप कंक्लूजन एक चीज होती है कि कंक्लूजन के अंदर कुछ लोग रिपीट कर देते हैं इंट्रोडक्शन को, क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं या बॉडी को रिपीट कर देते हैं। तो कंक्लूजन में मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन के अंदर आपको बस ये कंक्लूड करना है, क्योंकि आपसे कुछ पूछा गया। मान लीजिए आप पहले क्वेश्चन वर्ड देखेंगे कि एनालाइज है या कमेंट है या क्रिटिकली एनालाइज है, डिस्कस है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक इंट्रोडक्शन बॉडी लिख देंगे। तो अब आपको कंक्लूजन में ये लिखना है कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा और आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं। आपको बेसिकली वो कंक्लूड वैसे करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आंसर वापस लिखना है या उसके अंदर कुछ डेटा डालना है। तो कंक्लूजन में डेटा डालना या वही उस चीज को, मतलब बेसिकली पैराफ्रेजिंग होते हैं। आपका इंट्रोडक्शन और बॉडी की पैराफ्रेजिंग जो है वो कंक्लूजन में आ जाती है, बेसिकली हल्का सा एकदम, कि आप किस नतीजे पे पहुंचे। तो आपको जब कंक्लूजन आए तो आपको बस ये सोचना है कि अगर मेरे को कंक्लूड करना है तो कंक्लूड मैं किस तरह से करूंगा। अगर मान लीजिए आपसे ये बोला जाए कि कोई भी क्वेश्चन है, इसका आंसर बस आपको 3 लाइनों में देना है, तो आप किस तरह से दोगे? आप बस वो चीज कंक्लूजन में डाल दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको कंक्लूजन आपका ऊपर का ही होना चाहिए कि मेरे को इससे क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है और मैं क्या समझाऊं। और जो अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आईएफएस की लाइफ के ऊपर आ रहे हैं, तो आईएफएस की लाइफ के ऊपर मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपके आईएफएस की लाइफ के क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को आईएफएस की क्वेश्चन आ रहे हैं कि आईएफएस लाइफ में कैसे होती है, आईएफएस का काम क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से सेशन कभी ले लूंगा जो मैं आईएफएस के बारे में आपको बता सकता हूँ। लेकिन जब तक आप बस इस चीज पे फोकस करो कि आपके एग्जाम पे कि सिविल सर्विसेज जैसे अभी प्री आ रहा है, कुछ लोगों का इंटरव्यू आने वाला है, तो आप अब उन चीजों पे फोकस करो। और फिर एक अभी मैं एक नेक्स्ट सेशन जो मेरा होगा वो इंटरव्यू के लिए होगा, जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनका भी मेंस निकला है। और फिर इंटरव्यू वाले सेशन के बाद मैं एक जो सेशन लूंगा वो मैं लूंगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है। और उसके साथ साथ जो मैं एक आपका सेशन लूंगा जिसके अंदर मैं आईएफएस की लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो ये 3 सेशन मेरे टू डू लिस्ट में है जो अभी अगले वाली होने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया कि तो आई ट्राइड आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। बाकी अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस होते हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। तो या मतलब अगर कभी मैं कभी फ्री होऊंगा, कभी देख पाया तो मैं आपको उसका आंसर भी कर दूंगा, या मैं Q&A रेगुलर Q&A लेता रहता हूँ तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा जो भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी मैं खुद बहुत
एक्सीड कर चुका हूँ अपने टाइम लिमिट को। तो ठीक है, उसके बाद जो भी अगला सेशन होगा इंटरव्यू के लिए, तो वो जिनका मेंस क्लियर हुआ है उनके लिए होगा। तो अगला सेशन मे बी इस वीकेंड सैटरडे या संडे को मैं रखूंगा। तो आज के लिए बस नहीं, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। एंड जिन मेरे को पता है बहुत लोगों के क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं, तो वो मैं Q&A डालूंगा, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।